हेलो दोस्तों, नमस्कार। यानी आप भी हैं समाज से परेशान? तो चिंता मत करिए, लेके आ गया हूँ बिल्कुल आसान सा समाधान। आज मैं समाज को समझाऊंगा ऐसे, किसी ने भी किसी को समझाया न होगा जैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। समास समास क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। समास नए शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया है। समस्त पद क्या होता है? समस्त पद या समासिक पद, तो समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। समास विग्रह क्या होता है? तो समास विग्रह समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। समास एक विधि है नए शब्द निर्माण की। जैसे उपसर्ग होता है, प्रत्यय होता है, संधि होता है, वैसे ही समास एक नए शब्द निर्माण की प्रक्रिया है। ठीक है। समास विग्रह समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। ये हम समझ गए। जैसे एग्जाम्पल है कि नील कमल। नील कमल का विग्रह है नीला है जो कमल। चौराहा का विग्रह है चार राहों का समूह। ठीक है। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं, पहले को पूर्वपद और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। जैसे राजपुत्र। राजपुत्र में पूर्व पद राज है और उत्तर पद है पुत्र। समास प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र। अब इसमें क्या हुआ है कि राजा का पुत्र राजपुत्र जब ये समासिक पद में कन्वर्ट हुआ है तो इसमें का विभक्ति का लोप हो गया है। लोप हो जाने का मतलब गायब हो जाना, हट जाना, छुप जाना। राजा का पुत्र राजपुत्र, इसमें जो का आया था का, वो विभक्ति चिन्ह है और वो जब समासिक पद में कन्वर्ट हुआ तो का विभक्ति गायब हो गया। इसको अगर उल्टा ऐसे बोले कि राजपुत्र का हम जब विग्रह करेंगे तो उसमें कारक चिन्ह आ जाएगा। ठीक है। और विग्रह को अगर हम समासिक पद में कन्वर्ट करेंगे तो कारक चिन्ह हट जाएगा। ठीक है। पदों के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं वो देख लेते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कुल 4 भेद होते हैं और कुल समास की बात की जाए तो कुल समास 6 होते हैं। इस बात को ध्यान रखना। पदों की प्रधानता के आधार पर बात की जाए तो 4 प्रकार के और कुल समास की बात की जाए तो कुल 6 प्रकार के। ठीक है। क्या क्या हो सकता है भाई? 2 पद होते हैं तो 2 पद में एक या तो पहला पद प्रधान होगा, एक कंडीशन ये बनेगी, या फिर उत्तर पद प्रधान होगा, दूसरी कंडीशन ये बनेगी, या फिर दोनों ही पद प्रधान होगा, तीसरी कंडीशन ये बनेगी, या फिर दोनों ही पद अप्रधान होगा, मतलब कोई भी प्रधान नहीं होगा, वो किसी तीसरे की बात करेगा, एक कंडीशन ये बनेगी। इस प्रकार से 4 कंडीशन बन रही है तो प्रधानता के आधार पर केवल 4 प्रकार के समास होंगे। अब जिस समास का पूर्व पद प्रधान होगा उसे अव्ययीभाव समास कहेंगे। जिसका उत्तर पद प्रधान होगा उसको तत्पुरुष समास कहेंगे। और कर्मधारय तथा द्विगु का भी उत्तर पद ही प्रधान होता है, इसीलिए कर्मधारय समास और द्विगु समास तत्पुरुष समास के उपभेद कहे जाते हैं। दोनों पद प्रधान जिस समास में होता है उसे द्वंद्व कहते हैं। द्वंद्व समास में दोनों ही पद की प्रधानता होती है। दोनों पद अप्रधान किंतु कोई अन्य पद प्रधान, इसे बहुव्रीहि कहते हैं। यानी बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते। अप्रधान का मतलब होता है दोनों ही पद गौण होते हैं, अप्रधान होते हैं, अप्रधान होते हैं। किंतु कोई अन्य पद प्रधान का मतलब ये दोनों ही मिलकर के किसी तीसरे की बात करते हैं, किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। तो उम्मीद है कि आपने ये समझ लिया होगा। इतना आगे बढ़े। इसमें पहला जो समास है वो है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास को समझते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी पहचान तो मैंने लिखी हुई है, इसकी पहचान क्या होती है। तो अव्ययीभाव समास में क्या क्या होता है कि अव्ययीभाव समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है। ठीक है। हमने ऊपर क्या पढ़ा? पूर्व पद, प्रथम पद या पूर्व पद एक ही होता है। पूर्व पद जिसमें प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है और अव्ययीभाव समास का प्रथम पद अव्यय होता है। अव्यय या उपसर्ग होता है तो अव्यय होता है। ठीक है। दूसरी उसकी पहचान क्या होती है कि इसमें पद की आवृत्ति होती है। सभी में नहीं दिखेगा,
किसी किसी शब्द में पद की आवृत्ति मतलब पद रिपीट हुए होंगे। हम नीचे एग्जाम्पल में समझेंगे। पद रिपीट हुए होंगे, वहाँ भी अभिभाव समास होगा। तीसरा, समस्त पद का अव्यय होना, यानी कि जब अव्यय जुड़ा है तो उससे बनने वाला जो समस्त पद है वो भी अव्यय भाव वाला हो जाएगा। अव्यय भाव क्या होता है? तो अव्यय का मतलब होता है नहीं बदलने वाला, ऐसा शब्दांश जो कि जिस पर कि किसी भी प्रकार का कोई फर्क ना पड़े। जैसे अगर काल बदल जाए, लिंग बदल जाए, कारक बदल जाए, या कुछ भी बदल जाए, वचन बदल जाए, तो भी उस पर फर्क ना पड़े, वो जैसा है वैसा ही रहे, उसे ही कहते हैं अव्यय भाव। यानी जिस पर लिंग, काल, वचन, कारक किसी का कोई फर्क नहीं पड़े, वो जैसा का तैसा रहे, उसे कहते हैं अव्यय। तो जिस पद में अव्यय जुड़ जाएगा वो समस्त पद अव्ययी भाव का हो जाएगा, उससे अव्ययी भाव समास कहेंगे। ठीक है, ये है अव्ययी भाव समास की पहचान। प्रथम पद की प्रधानता होगी, वो अव्यय होगा। कभी कभी शब्दों में पदों की आवृत्ति दिखेगी आपको। आवृत्ति का मतलब होता है पद रिपीट होंगे, और समस्त पद अव्यय हो जाता है क्योंकि उसमें अव्यय जुड़ा है। ये है अव्ययीभाव समास की पहचान। एग्जाम्पल से समझेंगे। पूर्व पद जो कि अव्यय होता है, जिसको मैंने पहला पद कहा, प्लस उत्तर पद, दूसरा पद को उत्तर पद कहते हैं। तो अनुरूप को देख लीजिए। अनुरूप समस्त पद है। अनुरूप में अनु जो है वो पूर्व पद है, रूप जो है वो उत्तर पद है। ये दोनों मिलके बनाए हैं अनुरूप, ये समस्त पद है। ध्यान देना, दो शब्द मिले हैं, अनु प्लस रूप, ये दोनों मिले हैं तो बना है अनुरूप। अनुरूप जो है वो समस्त पद है। अब इसका विग्रह है कि रूप के अनुसार। क्या है विग्रह? रूप के अनुसार। अब इसमें पहला पद जो है वो पूर्व पद है और वो अव्यय है, इसलिए अनुरूप भी अव्ययी भाव का हो गया है क्योंकि इसमें अव्यय जुड़ा हुआ है। अव्यय भाव का मतलब कि अब ये नहीं बदल सकता, इसीलिए इसका नाम हो गया अव्यय भाव, जो कभी बदले न, जिसका रूप कभी बदलेगा नहीं। अनुरूप अनुरूपो नहीं हो सकता, अनुरूप अनुरूप ही रहेगा। विग्रह रूप के अनुसार। ठीक है, अब आगे एग्जाम्पल दिया, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। इसमें प्रति अव्यय है। आजन्म, आजन्म में आ उपसर्ग है या अव्यय कह सकते हैं। यथा संभव, यथा अव्यय है। ठीक है, जैसा संभव हो। दिनों दिन में, देखिए यहाँ पे दिनों दिन में दिन रिपीट हुआ है, तो ऐसे जब आ जाए शब्द जिसमें पद जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, तो वहाँ पर भी अव्ययीभाव समास होता है। जैसे रातों रात, इसमें भी रिपीट हुआ है। हाथों हाथ, इसमें भी रिपीट हुआ है, हाथ ही हाथ में। तो ऐसे उदाहरण आपको देखने को अगर मिले तो क्या होते हैं, वो अव्ययीभाव समास के एग्जाम्पल होते हैं। तो मुझे लगता है कि अव्ययीभाव समास आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की पहचान क्या है कि इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। क्या होती है? उत्तर पद, बाद वाले ने दूसरा वाला पद प्रधान होता है। और विग्रह करने पर विभक्ति चिन्ह का आना। तो और अगर विग्रह करते हैं तो उसमें विभक्ति चिन्ह आकर के जुड़ जाता है। विभक्ति चिन्ह यानी कारक चिन्ह। अगर कारक चिन्ह आपको पता है तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे राजा का कुमार, राजकुमार। देखिए ये विग्रह हुआ है, राजा कुमार विग्रह हुआ, ये समस्त पद है। ठीक है, राज प्लस कुमार से बना है राजकुमार। राज उसमें पूर्व पद है, कुमार जो है वो उत्तर पद है, और विग्रह करने पे राजा का कुमार होता है। का इसमें विभक्ति चिन्ह आया है, इसलिए तत्पुरुष समास है। ठीक है, क्योंकि अब उत्तर पद की प्रधानता कैसे है? देखिए, जब भी हम राजकुमार की बात करेंगे तो हम बात कुमार की कर रहे हैं, राजा की नहीं। कुमार मतलब पुत्र, तो कुमार जो है उत्तर पद है। राज प्लस कुमार, तो कुमार क्या है? उत्तर पद है। और जब हम राजकुमार बोलते हैं तो हमें कुमार नजर आता है, कुमार की बात हो रही है, यानी राजा के पुत्र की, यानी सेकंड पद की प्रधानता है, उत्तर पद की प्रधानता है। इसीलिए कहा गया है कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, विग्रह करने पर विभक्ति चिन्ह का आना, और विग्रह करते हैं तो विभक्ति चिन्ह आया ही है। दूसरे एग्जाम्पल में धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, इसमें भी का विभक्ति चिन्ह आया है। ठीक है, धर्म का ग्रंथ, ग्रंथ की बात हो रही है इसलिए धर्म ग्रंथ। आगे बढ़ते हैं।
ये 6 प्रकार के होते हैं। विभक्तियों के नामों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह लगा होगा, कर्म तत्पुरुष। इसमें कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को। तो इस ऐसे समास में आपको को विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ दिखेगा, यानी गायब हुआ दिखेगा। को विभक्ति चिन्ह गायब हुआ होगा जब वो समस्त पद में कन्वर्ट होगा। जैसे ग्राम को गया हुआ ग्रामगत। देखिए ग्रामगत शब्द में को विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया है। ग्रामगत का अगर हम सब समास विग्रह करेंगे तो होगा ग्राम को गया हुआ। तो को विभक्ति चिन्ह यहाँ विग्रह करने पे तो आया है, किंतु समासिक पद में कन्वर्ट करने पे को विभक्ति चिन्ह लोप हो गया है। यश को प्राप्त, यश प्राप्त, इसमें भी को आया है। परलोक गमन, परलोक को गया हुआ। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ग्राम सभा, यश प्राप्त, परलोक गमन, ये सभी समस्त पद हैं। इनका विग्रह करेंगे तो विभक्ति चिन्ह को आएगा, और जिसमें विभक्ति चिन्ह को आता है वो क्या होता है? कर्म तत्पुरुष होता है। अगला है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष की पहचान है कि इसमें विभक्ति चिन्ह आता है से या फिर के द्वारा। क्या आता है? से या के द्वारा। समस्त पद जो भी है, जैसे करुणापूर्ण, रेखांकित, सुरचित, इनका अगर हम विग्रह करते हैं तो इनके विग्रह करने पे या तो से आएगा या फिर के द्वारा आएगा। देख लेते हैं, विग्रह इधर सामने लिखा हुआ है। करुणापूर्ण का होता है करुणा से पूर्ण, देखिए इसमें से आया है, विभक्ति चिन्ह आया है से। अब यही जो समस्त पद में कन्वर्ट हुआ है तो विभक्ति चिन्ह गायब हो गया है। डेफिनेशन में ये बोल रहा है। रेखा से अंकित, से आया है विभक्ति चिन्ह। सूर द्वारा रचित, सुर रचित, सुर द्वारा रचित या सुर के द्वारा रचित, बात वही है। तो के द्वारा इसमें या द्वारा विभक्ति चिन्ह आया हुआ है। और इसमें पहचान क्या है? जब यह समास आएगा तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो या तो से आएगा या तो के द्वारा कारक चिन्ह आएगा, इसमें दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं संप्रदान तत्पुरुष। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाता है। यहाँ पे सुप्त लिखा है, लुप्त होना चाहिए। तो संप्रदान कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है, कारक चिन्ह होता है, वो होता है के लिए। अब देखिए समस्त पद दिया है प्रयोगशाला, इसका विग्रह करेंगे तो आया प्रयोग के लिए शाला। तो के लिए विभक्ति चिन्ह आया, मतलब संप्रदान तत्पुरुष। स्नान घर, स्नान के लिए, यहाँ पे भी मिस्टेक है, स्नान के लिए, तो इसमें क्या हो गया? संप्रदान तत्पुरुष। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, के लिए आया हुआ है। गौशाला, गौ के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, के लिए आ गया है विग्रह करने पर, अर्थात ये संप्रदान तत्पुरुष समास है, क्योंकि के लिए जो कारक चिन्ह होता है संप्रदान तत्पुरुष का कारक चिन्ह होता है। अपादान तत्पुरुष, इसमें क्या होता है? इसका कारक चिन्ह जो होता है वो भी से होता है, लेकिन अलगाव के सेंस में होता है। किस सेंस में होता है? अलगाव की सेंस में, यानी अलग होने की सेंस में। इसका कारक चिन्ह भी से ही होता है, किंतु ये सेंस अलग होता है, अलग होने की सेंस में। जैसे धनहीन, धनहीन का मतलब धन से हीन, यानी धन से अलग है, धन उसके पास नहीं है, उसे कहते हैं धनहीन। पाप मुक्त, यानी कि पाप से मुक्त, यानी कि पाप उसके पास नहीं है, बिल्कुल वो पाप मुक्त है। से का मतलब होता है पाप से अलग होने का सेंस दे रहा है। जहाँ भी से अलग होने का सेंस दे वहाँ अपादान तत्पुरुष होता है, क्योंकि अपादान तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह होता है से। जलहीन, जल से हीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संबंध तत्पुरुष, इसमें संबंध कारक की विभक्ति का के की कालो। कहने का मतलब ये है कि संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? का की के। अगर आपको ऐसा दिख जाए विग्रह में का की के विभक्ति चिन्ह, तो समझ लेना कि संबंध तत्पुरुष समास है। जैसे राजपुत्र आपको एग्जाम्पल दे देगा, पूछेगा इसमें कौन सा समास है, तो इसका विग्रह करेंगे राजा का पुत्र, का विभक्ति चिन्ह आ गया, मतलब संबंध तत्पुरुष समास हो गया। क्योंकि का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो संबंध तत्पुरुष का होता है, संबंध का होता है, संबंध कारक का। ठीक है, राजपुरुष में वैसे तो तत्पुरुष समास है, लेकिन तत्पुरुष के भी भेद अगर पूछ दे कि इसमें कौन सा तत्पुरुष का भेद है, तो संबंध तत्पुरुष का भेद है, ऐसा बता देंगे। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। पराधीन, पर के अधीन, यानी दूसरे के अधीन। राजकुमार, राजा का कुमार, इसमें भी का आया है। देश रक्षा, देश की रक्षा, का आया है। शिवालय, शिव का आलय, का आया है। इस प्रकार से इन सभी एग्जाम्पल्स में संबंध तत्पुरुष समास है। अगला है अधिकरण तत्पुरुष समास। ये छठा है तत्पुरुष समास का आखिरी भेद। आखिरी भेद नहीं, तत्पुरुष समास का छठा भेद। सप्तमी तत्पुरुष,
इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में प्रलुप्त हो जाती है, यानी कि अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है, में या फिर पर या फिर ऊपर, ये सब अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। अब समस्त पद को जब विग्रह करेंगे तो देखेंगे कि इसमें ये कारक चिन्ह आपको मिलेंगे। जैसे शोक मग्न, इसका विग्रह करने पे क्या आएगा, शोक में मग्न, यानी में आ गया कारक चिन्ह, इसलिए यहाँ पे कौन सा समास होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। आप बीती, आप पर बीती, पर आया है। गृह में, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, में आया है। लोकप्रिय, लोक में प्रिय, में आया है। धर्मवीर, धर्म में वीर, में आया है। कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ, में आया है। इन सभी एग्जाम्पल्स में या पर आया हुआ है। ठीक है, इन सभी समस्त पदों का विग्रह करने पर में या पर आता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि इसमें कारक चिन्ह में या पर आया है। नोट, तत्पुरुष समास के उपर्युक्त भेदों के अलावे कुछ अन्य भेद भी हैं, जिनमें प्रमुख है नंद समास। अब नंद समास क्या होता है, तो नंद समास जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द अ, अन, न, ना, गैर आदि लगे हों, उसे नंद समास कहते हैं। जैसे अधर्म, अधर्म में का अर्थ क्या होगा, न धर्म। अ का मतलब क्या होता है, नहीं। जैसे भी किसी भी शब्द में अगर हम अ ऐड कर देते हैं तो वो नेगेटिव सेंस देने लगता है। जैसे अधर्म मतलब न धर्म। न इष्ट, यानी अनिष्ट मतलब जो इष्ट नहीं है, अर्थात न इष्ट। अनावश्यक, न आवश्यक। ना पसंद, न पसंद। गैर हाजिर, न हाजिर। ये सभी एग्जाम्पल जो है वो नंद समास के एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं। ये भी एक प्रकार का तत्पुरुष का ही भेद है, तो इसे भी साथ साथ समझ लिए। चलिए अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को समझते हैं कि इसकी पहचान क्या है, उत्तर पद प्रधान होता है इसमें। मैंने ऊपर बताया था कि कर्मधारय समास हो कि द्विगु समास हो, ये तत्पुरुष समास के ही उपभेद कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि इनका भी उत्तर पद प्रधान होता है और तत्पुरुष का भी उत्तर पद प्रधान होता है। तो प्रधानता के नजरिए से ये क्या है, ये उसके भेद हैं, उपभेद कहे जाते हैं। कर्मधारय समास और द्विगु समास तत्पुरुष समास के उपभेद कहे जाते हैं। इन तीनों समासों में उत्तर पद की प्रधानता होती है, तो यहाँ भी उत्तर पद प्रधान है। इसमें अगली पहचान क्या है कि विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। इस समास में आपको विशेषण और विशेष्य का संबंध दिखेगा। पहला पद विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष्य होगा। और विशेषण आप जानते होंगे किसे कहते हैं। ठीक है, उपमेय उपमान का संबंध इसमें होता है। उपमेय उपमान यानी कि इसमें तुलना पाई जाती है। उपमेय उपमान दोनों पदों में से कोई भी उपमेय और कोई भी उपमान हो सकता है। इसमें तुलना पाई जाती है। एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से होती हो, उसे कहेंगे, वहाँ पे तुलना होता है। और ऐसे ऐसे तुलना कर्मधारय समास में पाया जाता है। विग्रह करने पर के समान या हैजो का आना, यानी विग्रह करने पे तो के समान या हैजो आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। नील कमल, नील कमल का विग्रह करेंगे नीला है जो कमल, यानी यहाँ पे विशेषण विशेष्य का संबंध है। देखिए कमल की विशेषता क्या है भाई, वो नीला है, नीला उसका विशेषता हो गया, यानी कि नील पर प्रथम पद विशेषण हो गया, दूसरा पद कमल विशेष्य हो गया। तो विशेषण विशेष्य का संबंध आपको दिख जाए तो कर्मधारय समास। महात्मा, महात्मा महान है जो आत्मा, महान, आत्मा कैसी है, महान है। इसमें भी विशेषण विशेष्य की संबंध है, विशेषण विशेष्य का संबंध है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, तत्पुरुष कर्मधारय समास हुआ। पीताम्बर, पीला है जो अंबर, इस अंबर की विशेषता है कि वो पीला है, पीत है, पीत है। तो यहाँ भी विशेषण विशेष्य का संबंध हो गया। अंबर का मतलब होता है वस्त्र, यहाँ पे वस्त्र की बात किया हुआ है। पीत है जो अंबर, यानी पीला है जो अंबर, अंबर की विशेषता है पीला है। अब चरण कमल, अब देखिए यहाँ पे विशेषण विशेष्य का लक्षण नहीं है, यहाँ पे विशेषण विशेष्य नहीं है, यहाँ पे क्या है, उपमेय उपमान है, यानी इसमें तुलना हुआ है। चरण कैसा है भाई, कमलवत है, कमल के समान है, तो के समान भी आ गया विग्रह करने पे। कनकलता, लता कैसी है, तो कनक सी है, यानी कनक के समान है। कनक मतलब होता है कंचन यानी सोना। कमल नयन, नयन कैसा है, कमल के समान है। प्राण प्रिय, ठीक ना, प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय। चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख, यानी मुख कैसा है, चंद्र के समान है। तो यहाँ समानता दिखाई गई, यानी विशेषण विशेष यानी उपमेय उपमान का संबंध है।
यहाँ पे विशेषण विशेष्य का संबंध इन 3 एग्जाम्पलों में, तो दोनों ही संबंध आ गए। विशेषण विशेष्य का संबंध आ गया, उपमेय उपमान का संबंध आ गया, विग्रह करने पे के समान या है जो आ गया। जब भी ऐसी कंडीशन आए तो कर्मधारय समास होगा वहाँ पे। ठीक, अगला है, नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास पहचान क्या है? दोनों पद का प्रधान होना। दोनों ही पद प्रधान होते हैं इस समास में। दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह यानी हाइफन, यानी ये चिन्ह, जो योजक चिन्ह जिससे डैश नुमा जो होता है छोटा सा, उसको योजक चिन्ह बोलते हैं। डैश अलग होता है और ये योजक चिन्ह को इंग्लिश में हाइफन बोलते हैं। का आना, यानी कि अधिकतर आपको एग्जाम्पल्स में, ज़्यादातर एग्जाम्पल्स में आपको बीच में हाइफन दिखेगा, योजक चिन्ह दिखेगा। ये एक पहचान है। दोनों पद का प्रधान होना ये पहचान है। दोनों पदों में विरोधी का भाव होगा। अक्सर आपको विरोधी का भाव दिखेगा उसमें, ज़्यादातर पदों में आपको विरोधी का भाव यानी कि अपोजिट का सेंस दिखेगा। विग्रह करने पे और आना, और जब उसका विग्रह करने पे और या आता है। देख लेते हैं एग्जाम्पल। नदी नाले, नदी और नाले आ गया। पाप पुण्य, पाप और पुण्य आ गया। ये दोनों पदों की इंपॉर्टेंस है। पाप पुण्य है, इन पहला पद दूसरा पद दोनों का ही इंपॉर्टेंस है, और दोनों एक दूसरे के देखिए विरोधी का सेंस रख रहा है। पाप का विरोधी क्या होता है? पुण्य, बीच में हाइफन भी आया है। गुण दोष विरोधी होता है। गुण का विरोधी क्या होता है? दोष, बीच में हाइफन आया, दोनों पद की प्रधानता भी है। सुरासुर देखिए इसमें क्या है, इसमें जो है वो हाइफन नहीं लगा है, लेकिन जब इसका विग्रह करेंगे तो सुर और असुर आएगा। सुर और असुर दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के विरोधी। सुर मतलब देवता, असुर मतलब दानव, दोनों एक दूसरे के विरोधी शब्द हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? द्वंद्व समास हो गया। कभी कभी किसी एग्जाम्पल्स में आपको ये हाइफन नहीं दिखेगा, लेकिन उसमें फिर भी द्वंद्व समास होगा। उसका हम विग्रह करके देख लेंगे कि एक दूसरे के अपोजिट का सेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, या बीच में और आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जब विग्रह करने पे। ठीक है, इतना ज़रूर चेक कर लेंगे, क्योंकि हमें हमें केवल ये नहीं ध्यान रखना है कि बीच में हाइफन आ गया मतलब द्वंद्व समास। कभी कभी एग्जाम्पल्स में हाइफन नहीं भी देता है, इसलिए वहाँ भी द्वंद्व समास होता है। इसलिए हमको क्या करना है? ध्यान देना है, उसका विग्रह करके चेक करना है। सारे इसके लक्षण को पहले चेक करेंगे कि इसमें द्वंद्व समास है कि नहीं, तभी डिसाइड करेंगे कि द्वंद्व समास है या नहीं है। लाभालाभ, लाभालाभ में देखिए ये हाइफन नहीं दिया है, फिर भी इसमें तो क्या है? द्वंद्व समास है, क्योंकि जब इसका विग्रह करेंगे तो आएगा लाभ और अलाभ। लाभ का मतलब होता है बेनिफिट, ठीक है, और अलाभ का मतलब होता है लॉस, हानि। तो लाभ का हानि होता ही है, तो लाभ और अलाभ दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। बीच में और भी आया है विग्रह करने पे, ठीक है, और दोनों ही पद आपस में क्या है? इक्वल है। इसको अभिभाव मत कह देना, क्योंकि इसमें भी आप कहोगे कि सर इसमें भी रिपीट हुआ है शब्द, इसलिए अभिभाव शब्द है। नहीं, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो लाभ और अलाभ का सेंस देगा, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और बीच में और भी आया है, इसलिए यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। धनुर्बाण में भी देख लीजिए, इसमें भी आपको नहीं दिया है हाइफन, इसीलिए मैंने 3 एग्जाम्पल लिए। 3 हाइफन वाले लिए, 3 बिना हाइफन वाले लिए हैं। अधिकतर आपको हाइफन वाले मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे ये बिना हाइफन वाले। धनुर्बाण, धनुर और बाण दोनों ही पद प्रधान है, और दोनों का विग्रह करने पे और विभक्ति चिन्ह आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है लास्ट, बहुब्रीहि समास। पहचान देखेंगे, दोनों पद अप्रधान, किसी तीसरे पद का प्रधान होना। क्या कह रहा है? इस समास में दोनों ही पद, जो प्रथम पद होते हैं, दूसरे पद होते हैं, दोनों ही पद अप्रधान होते हैं। अप्रधान का मतलब दोनों ही इंपॉर्टेंट नहीं होते, ये दोनों मिलकर किसी तीसरे की बात कर रहे होते हैं, उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। दूसरा है अक्सर किसी देवता, देवी, जानवर या किसी वस्तु के नाम का आना। इस समास में अक्सर आपको किसी देवी देवता का नाम मिल जाएगा, किसी वस्तु जानवर का नाम मिल जाएगा, और ये दोनों ही पद मिलकर तीसरे की बात करते हैं। दोनों पदों में से कोई भी प्रधान नहीं होता है। विग्रह करने पर जिसका, जिसके अर्थात आता है। क्या क्या आता है? विग्रह जब करेंगे तो जिसका, जिसके, या अर्थात जिसका, जिसके अर्थात ऐसा आता है। ठीक है, देख लेते हैं एग्जाम्पल। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र एक समस्त पद है। इसका विग्रह किया, 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव। ना तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट है, ना ही इसमें नेत्र इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही मिलके किसकी बात कर रहे हैं? किसी तीसरे की, यानी शिव की बात कर रहे हैं, इसलिए त्रिनेत्र में बहुब्रीहि समास होगा। त्रिनेत्र में बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, अर्थात किसकी बात हो रही है? गणेश की। ना तो इसमें लंबा इंपॉर्टेंट है, ना ही उदर इंपॉर्टेंट है, ये लंबा प्लस उदर से मिलकर बना है लंबोदर। इसमें दोनों ही पद इंपॉर्टेंट नहीं है, बात ये दोनों किसकी कर रहे हैं? गणेश की। तीसरे पद की प्रधानता इसमें है। दशानन, दशानन में 10 प्लस आनंद से बना है,
ना तो इसमें 10 इम्पोर्टेंट है, ना ही आनन इम्पोर्टेंट है। आनन का मतलब होता है मुख। 10 है आनन जिसके अर्थात राम। और देखिए विग्रह करने पर जिसका जिसके भी आया है, जिसके अर्थात, जिसका अर्थात, जिसके अर्थात, ठीक है। चक्रपाणि, चक्र, चक्र है पाणी में जिसकी, पाणी मतलब होता है हाथ, जिसके हाथ में चक्र है, कौन है वो? विष्णु। विष्णु, तो यहाँ पे चक्र की इंपॉर्टेंस नहीं है, पाणी की इंपॉर्टेंस नहीं है, दोनों मिलकर विष्णु की बात करते हैं। आगे देखते हैं, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें डबल समास होते हैं। ऐसे अनेक शब्द होते हैं जिसमें एक से अधिक समास आपको मिलेंगे देखने को। जैसे नीलकंठ, 2-3 एग्जाम्पल लिया हूँ मैं। नीलकंठ है, देख लीजिए, नीला है जो कंठ, यानी इसमें कर्मधारय समास। अगर विग्रह ऐसे होता है, नीला है जो कंठ, तो कर्मधारय समास। अगर विग्रह नीला है कंठ जिसका अर्थात, ऐसे विग्रह होता है, तो यहाँ पे नीलकंठ, इनमें कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। यहाँ पे बहुव्रीहि है, ठीक है ना, यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। शिव की बात कर रहे हैं, नीला है कंठ जिसका, किसका कंठ नीला है? तो शिव का, ठीक है। अगर विग्रह ऐसे करते हैं कि नीला है जो कंठ, तो कर्मधारय समास। नीला है कंठ जिसका अर्थात, तो बहुव्रीहि समास। इसमें 2 समास है। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह, तो 8 अध्याय का समूह की बात किया जाए तो द्विगु समास है, क्योंकि 8 यहाँ पे नंबर संख्यावाची हो गया। अब अगर विग्रह ऐसे किया जाए कि 8 अध्याय हैं जिसमें, तो एक एक प्रकार का ग्रंथ का नाम है वो, एक ग्रंथ का नाम, तो इसमें बहुव्रीहि समास, यानी कि उस ग्रंथ की बात कर रहा है, उस वस्तु की, उस ग्रंथ की बात कर रहा है जिसमें 8 अध्याय हैं, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। पीताम्बर में पीला है जो अंबर है, अगर अंबर की बात करेंगे, अंबर पीला है, तो विशेषण विशेष से आएगा, इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम इसका विग्रह ऐसे करते हैं कि पीला है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण, तो यह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तिरंगा, 3 रंगों का समूह, जिसमें 3 आया है, तो द्विगु समास हो गया। तिरंगा 3 रंग है जिसका अर्थात, यानी भारतीय ध्वज, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जब भारतीय ध्वज के सेंस में इसको बोला जाएगा तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और 3 रंग की बात की जाएगी तो वहाँ द्विगु समास हो जाएगी। तो ऐसे ये एग्जाम्पल्स हैं जिसमें डबल यानी एक से अधिक समास पाए जाते हैं। तो ठीक है, तो ये रहा पूरा पूरा समास। आप, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है भैया, धन्यवाद। आपने पूरी तरह से वीडियो को देखा, लास्ट तक देखा, एंड तक बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।